नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी ललनटॉप.com की गुजरात चुनाव यात्रा। हम लोग जूनागढ़ में हैं। जूनागढ़ शहर की जो विधानसभा है उसकी बात करूं तो यहां भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर महेंद्र मसरू मैदान में हैं। लगातार 6 बार से चुनाव जीत रहे हैं। 1990 और 1995 में अपक्ष, गुजराती भाषा में निर्दलीय के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है, अपक्ष कैंडिडेट के तौर पर जीते और उसके बाद से 1998 से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं भीखा भाई गल्ला भाई जोशी। पिछली मर्तबा भी वो चुनाव लड़े थे, 12-13 हज़ार वोटों के अंतराल से हार गए थे। इस बार फिर से मैदान में हैं। स्क्रीन पर आपको दामोदर जी का मंदिर नज़र आ रहा है, कृष्ण का एक स्वरूप। और लाइव की हेडिंग में भी आपने पढ़ा कि हम नरसी मेहता, नरसी भगत कहते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। गुजराती के आदि कवि, 22,000 से ज़्यादा कीर्तन लिखे उन्होंने कृष्ण की स्तुति में। बेहद रोचक जीवन। भावनगर में तलाजा में उनकी पैदाइश हुई। उनके बड़े भाई यहाँ रहते थे जूनागढ़ में, तो वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आ गए। भाभी बहुत कटु वचन बोलती थी, तो एक बार जब उन्होंने बहुत कटु वचन बोले तो नरसी मेहता जंगल में चले गए, शिवलिंग की उपासना करने लगे। फिर वहाँ से प्रेरणा मिली, साधु संतों की संगत मिली और वृंदावन चले गए। ऐसी मान्यता है कि साक्षात उन्हें कृष्ण ने दर्शन दिया वृंदावन में, और कृष्ण के आदेश से ही वो पूरी जिंदगी उनके भजन गाते रहे, उनकी स्तुति करते रहे। इस दामोदर कुंड का यहाँ के लिए बहुत ऐतिहासिक महत्व भी है। लोग यहाँ पर पुरखों का पिंडदान करने के लिए भी आते हैं। पहले ये एक सतत बहती नदी थी। विकास, दूसरों के दुख तकलीफ को समझें, गांधी जी का ये प्रिय भजन था। और एम्पैथी जो शब्द होता है अंग्रेजी का, दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना, उनके दुख दर्द तकलीफ को समझना, ये आज भी बहुत प्रासंगिक है। मेरे साथ जूनागढ़ के वरिष्ठ समाज सेवक और साहित्य सेवक हेमंत नानावटी जी हैं, जिन्होंने नरसी मेहता पर बहुत सारा काम किया है और यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं अपनी संस्था रूपायतन के जरिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लल्लन टॉप से बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद। नरसी मेहता के बारे में बताइए, उनकी कविताएं जो हमारे जीवन का, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, जो चीज़ें, उनके बारे में। पहली बात तो आपने अभी जो जिक्र किया नरसी मेहता का वैष्णव जन पद का, तो मेरी सोच में ऐसी बात है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। ये जो पद है वो महात्मा गांधी जी ने उसको वैश्विक बना दिया, उसमें कोई बेमत नहीं है, दो मत नहीं है। मगर मेरे हिसाब से वो पद वो ग्लोबल सिटीजन चार्टर है, मीन्स वो वैश्विक नागरिक शास्त्र है। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें और समझें तो उसमें आचार संहिता जो कहते हैं, वो आदर्श नागरिक की आचार संहिता क्या होनी चाहिए, वो उसमें सब लक्षण। अगर आप पूरा भजन और उसका अर्थ बता सकें तो। पूरा भजन तो कितना भी याद भी नहीं है, भी बता सकें, याद भी नहीं है। अच्छा। पूरा भजन, और मगर ये पढ़ सकते हैं सभी, ये बहुत पॉपुलर है सारे विश्व में, ये पद गवाता है और गुजराती में ही है तो भी सब लोग समझते हैं। अच्छा। तो और हमने एक दूसरा प्रयत्न वो भी किया कि नरसी मेहता का जो सर्जन है, साहित्यिक सर्जन, वो 600 साल पहले हुआ था, आज वो गुजराती में ही है। गुजराती हमारी मातृभाषा है, तो उसके कारण वो काफ़ी उसका प्रसार नहीं हो सका है नरसी मेहता का साहित्य सर्जन का। तो रिसेंटली हम लोगों ने उसको हिंदी में, गुजरात साहित्य अकादमी है, तो उसके सहयोग से नरसी मेहता के सब केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जन्नी तेनी रे, क्या अर्थ हुआ सर इसका? मीन्स सकल लोग, मीन्स पूरा जन समाज, पूरा समाज वंदे, उसको वंदो, मीन्स कि हम उसको मान दे, सम्मान दे, उसका किसी की निंदा ना करें। हाँ, उसका सम्मान की रक्षा करें। हर लोग का सम्मान की रक्षा करना जरूरी, और निंदा ना करो तो ये सब रक्षा होगी।
दैट इज द मैसेज। वाच काच मन निश्चल राखे, काच क्या होता है सर? काच में उसका मतलब वो है बोलने में, काम करने में मन में निश्चलता रखे। हाँ, और शायद ये बुक में हिंदी में आई डोंट नो उसमें लिया है कि नहीं। जी, ये तो मुरारी बापू हैं। ये मुरारी बापू, ये बहुत बढ़िया कथा करते हैं। मुरारी बापू ने अभी खूब शेरो शायरी, मानवता की बातें नहीं, अभी दिखाइए। ये तो बहुत है, और हमेशा काली कमली डाले रहते हैं। आपके मित्र हैं? मित्र तो नहीं है, मगर हम काफी उसके नजदीक हैं। और ये तो बड़प्पन दिखा रहे हैं आप। अच्छी बात है खैर, ये भी मित्र तो कैसे हो सकते हैं, वो तो बड़े संत है। और मैं मानता हूँ आज के दिन की मुरारी बापू खुद एक आदर्श संत है, बिला शक। और सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करते हैं, देश की बात हम करते हैं। उसे फादरली रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, कल ही मिले थे राजकोट में। मैंने आपको बताया जो राजकोट गया था, कल ही हम लोग साथ में थे। ये हमने नरसिंह मेहता का जो सर्जन है, उसमें से सिलेक्टेड पोएम्स ऑफ नरसिंह मेहता इंग्लिश में किया है। अरे वाह, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारा प्रयास वो है भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी कि हाँ। और जो मैंने ग्लोबल सिटीजन चार्ट की बात की जी, वैष्णव जन के पद के बारे में, उसमें भी हमारा एक प्रकल्प अभी चालू है। तो गुजराती में जय वसावड़ा करके हमारे बहुत युवा एक बहुत अच्छा वक्ता है, शानदार। तो उसने गुजराती में इस बारे में लिखा है, उसका हमने हिंदी में अनुवाद करवाया, इंग्लिश में हो रहा है। और ऐसी हमारी भावना है कि पूरे हिंदुस्तान में हम उसको प्रसारित करें। हेमंत जी, मेरा एक सवाल तो ये है, मैं कुंड की स्थिति देख रहा हूँ। यहाँ पे इतने सारे भक्त लोग आते हैं, पितरों का पिंडदान वगैरह करते हैं, पितरों का। पर कुंड की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, बहुत गंदगी है यहाँ पे। और अगर उधर की तरफ का कुंड देखें हम लोग चल के, तो ये सर पहले भी ऐसे ही गंदा था कि अभी? नहीं, तो ये गंदा तो रहता ही है, उसका मेंटेनेंस इज वेरी पुअर। कोई और लोग भी जो आते हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी गंदगी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब सर ये जो हम लोगों के धार्मिक स्थल हैं, वो तो ईश्वर का स्वच्छता में वास होता है। मैं तो थोड़ा मेरा विधान शायद अरुचिकारक लगे जी, मगर हिंदू धर्म में मैंने देखा है कि हमारे बड़े बड़े धर्म स्थान वो गंदे रहते हैं, गंदे रहते हैं। उसकी कंपैरिजन में एक स्वामीनारायण संप्रदाय मैंने देखा, वो संप्रदाय है, धर्म तो हिंदू ही है। जी जी। तो वहाँ स्वच्छता को वो बहुत वो देते हैं। वैसे आप चर्च में जाइए, क्रिश्चियंस चर्च में, तो विल फाइंड कि वो बहुत क्लीन है, नीट होते हैं। गुरुद्वारे बहुत साफ रहते हैं। गुरुद्वारे साफ रहते हैं, गुरुद्वारे साफ हैं। मगर ये जबकि इतना अगर जिसको कहते हैं ना, प्राकृतिक रूप से कितना सुंदर है, गिरनार की पहाड़ियां हैं, रेवतक पर्वत बोलते हैं सर। हाँ, ये चारों तरफ गिरनार रेंजेस है। आइए रजत जी, उधर चलेंगे तो आपको और सुंदर दिखेगा अपने कैमरे के प्रति। तो सर यहाँ पे क्या पूरे गुजरात से लोग आते हैं पितरों के पिंडदान के लिए? हाँ बिल्कुल। तो सरकारें प्रयास नहीं करती इनकी साफ सफाई का? मुझे बताया गया कि बड़े इसमें निधि आई और बहुत डेवलपमेंट हुआ और ये सीढ़ियाँ वगैरह बना दी गई। इसका ये डेवलपमेंट, ये विकास कहते हैं तो विकास है मान लो, मगर वो मेंटेन होना चाहिए ना। अजी ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है या तो ये संस्थान की जिम्मेदारी है, जिसकी भी है। तो और जो लोग आते हैं हमारे जैसे, जो आस्था से श्रद्धा से आते हैं जी, उसकी भी जिम्मेदारी है, ठीक बात है। ये सबकी जिम्मेदारी है। ये गुजरात में इकलौती ऐसी जगह है जैसे हम लोग, ये भी गिरनार है। अच्छा, ये सबसे ऊपर अंबा जी का मंदिर है, जी है। और जो वो 3 मंदिर दिख रहे हैं वो जैन मंदिर हैं। वो जैन, हाँ, उसको कोट कहते हैं, जैन टेम्पल्स। कोट कहते हैं। हाँ, और इसके पीछे फिर दत्तात्रेय आता है। दत्तात्रेय दत्त भगवान कमाल के व्यक्ति थे वो तो। हाँ, वो वहीं से ही इसके साथ उसका स्थान यहाँ है। एक हिंदी के बहुत महान साहित्यकार हुए हैं, अभी भी हैं। यहाँ से हम नहीं दिख पा रहे हैं, मगर यही रेंज में दातार भी है। और दातार एक पीर ऐसा है वो। हाँ, मगर वो ऐसी एक जगह है, ऐसा तीर्थ है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों आज भी जाते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। वहाँ की जो रिचुअल्स है दातार के,
वो लोग हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार करते हैं और वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं। ये देखिए मंदिर में गाय भी ऊपर चढ़ जाती हैं, हैं? वो तो नहीं, कृष्ण भक्तों को गायों का सम्मान करना चाहिए, पर वो सीढ़ियों पे चढ़ रही है ऊपर और सब, ये तो ठीक नहीं है। हैं? व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी। अच्छा सर, एक बात बताइए, मुझे जूनागढ़ वालों से बड़ी शिकायत है। क्या शिकायत? मुझे सर ये शिकायत है कि जूनागढ़ में इतनी शानदार ऐतिहासिक इमारतें हैं, चालुक्य वंश की इमारतें हैं, ऊपर कोट है जूनागढ़ में, फिर जो नवाबी रही 17वीं 18वीं सदी से उसकी इमारतें हैं, सब हैं, पर रखरखाव बहुत खराब है सर। तो जूनागढ़ वालों को मकबरा देखा? मकबरा भी देखा सर, वो सारे मकबरा इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ताजमहल जी। उसके जो कार्विंग, सुंदर स्थापत्य है, बहुत बढ़िया स्थापत्य, तो इंटरनेशनल रेप्यूट मॉन्यूमेंट्स है। लेकिन सर अभी हम लोग कुछ घंटों पहले वहाँ पे गए थे, लाइव भी किया, उसमें मेरी कंप्लेन जो आप कहो तो वो है कि काफ़ी सालों से एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि ये हमारा जो स्थान है सब ऐतिहासिक, उसको सुरक्षित रखना है, उसको मेंटेन करना है और उसको डेवलप करना है, और वो नहीं है। यहाँ के जो आगेवान कार्यकर लोग हैं वो भी काफ़ी उदासीन लगते हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, और उसका विज़न जो है, दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, वो मालूम नहीं होता है, वो समझते ही नहीं है, बातें सब करते हैं ये होना चाहिए। टूरिज्म कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, बहुत सारी बातें होती हैं। टूरिज्म का पोटेंशियल जूनागढ़ और उसके आसपास के विस्तार में जो है, ऐसा हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पर है। जूनागढ़ कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट। आज भी लाखों लोग, ये गिरनार में हर साल 25 से 30 लाख लोग आते हैं। यहाँ जो मेले होते हैं शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पर्व पर, तो ये सब मेले में भी काफ़ी लोग आते हैं। जूना अखाड़े के भी बहुत लोग आते होंगे यहाँ, तो जूना अखाड़ा बहुत प्रसिद्ध है। वहीं वो जो भवनाथ टेम्पल में जो मेला होता है, फिर परिक्रमा होती है गिरनार की चारों तरफ, ये 35 किलोमीटर की लीली परिक्रमा उसके बोलते हैं, देव दिवाली जो आती है दिवाली के बाद, तब से उसका आरंभ होता है। उसमें करीब 10 लाख लोग वो परिक्रमा में आते हैं, और इसके अलावा भी और टूरिस्ट लोग आते हैं। यहाँ का जो जू है इज़ वन ऑफ द बेस्ट जू ऑफ इंडिया। 300 या 500 एकड़ में फैला हुआ है शायद, काफ़ी बड़ा विस्तार है उसका। वो काफ़ी बड़ा है, और गिर तो है ही पास में। तो टूरिज्म के लिए जो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, विज़न होना चाहिए, और सबको ऑर्गेनाइज होके उसके लिए जो काम करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। वो हकीकत है, वो वास्तविकता है, और उसका दुख भी है। एक जूनागढ़ के जागरूक नागरिक होने की हैसियत से मेरा बिल्कुल ये मेरी वेदना है कि क्यों नहीं। तो यहाँ के जितने भी नौजवानों से मिला, मैंने कहा ठीक है भाई, आप सरकार से भी करिए, खुद भी जुट जाइए, शायद आपको देख के सरकार को सुध आ जाए। सिर्फ सरकार का नहीं, सरकार का सपोर्ट कहाँ जरूरी है कि सब में राशि लगती है और लाखों करोड़ों की बात होती है। तो कोई एक झूठ या ऐसे युवान हो या कोई भी लाइक माइंडेड पीपल, वो क्या कर सकेगा अकेले? वो लोग जागरूक कर सकते हैं। दे कैन सजेस्ट कि ऐसा करिए, ये करिए, वो करिए, मगर सरकार को पूंजी तो लगानी ही पड़ती है। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की ताकत की बात है। वो सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन सरकार कर सकते हैं, वो बात है। सर विकास की अगर बात करें, आपने तो बहुत सारे निजाम देख लिए, सरकारें देख ली। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 62 ईयर्स। 62 साल के हैं। तो मतलब आपने मेरे ख्याल से माधव सिंह सोलंकी का दौर देखा, बाबू जसभाई पटेल का, डॉक्टर जीवराज मेहता, पहले मुख्यमंत्री को भी। हाँ, उसको कितने साल के थे आप? छोटे रहे होंगे। मैं 5-6 साल का था। अच्छा। 6-7 साल का होगा। बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता का जो क्या कहते हैं, खेला हूँ उसके पास। अच्छा। जीवराज मेहता के साथ। गांधी जी के चिकित्सक थे और देश के पहले। मेरे पिताजी है वो पॉलिटिक्स में थे। मेरा जन्म हुआ 1955 में,
और तब वो यहाँ की 1960 में वो मुख्यमंत्री बने। नहीं, वो तो जीवराज में था। जी जी। मेरे फादर तब जूनागढ़ नगर पालिका के प्रमुख थे। अच्छा। और मैंने बचपन से लेकर 55 में पैदा हुआ, जन्म हुआ, और बाद में मुझे जो समझ आई, बाद में मैंने 75 तक पावर ही देखा है, सत्ता, क्योंकि मेरे फादर मिनिस्टर तक पहुंचे थे। अच्छा, वो चिमन भाई पटेल की सरकार में मंत्री थे। अच्छा। और बाद में उसने पॉलिटिक्स में से रिटायरमेंट ले लिया। सर आपने ठीक जिक्र छेड़ दिया, तो वो क्या दौर था जब चिमन भाई पटेल के खिलाफ एलडी कॉलेज से आंदोलन शुरू हुआ, मैस बिल नवनिर्माण का, और मेरा बड़ा भाई मनीषी जानी, मेरा बड़ा भाई निरुपम नानावटी, मनीषी जानी, उमाकांत माकड़, ये सब उसके नेता थे नवनिर्माण आंदोलन के। आपके पिता मंत्री थे और मेरा बेटा जो है वो सरकार का विरोध कर रहे थे। मेरा भाई घर से भाग गया था और उसने छड़ी पुकारी थी बराबर की चिमन भाई के सामने, और हम सब लोग उसमें जुड़े हुए थे। अच्छा, नौजवान सारे ज्यादातर विरोध में सब चिमन भाई को बहुत गाली दी उसने। भ्रष्टाचार की जो शुरुआत है गुजरात में, वो शायद चिमन भाई ने सबसे पहले की। और मेरे हिसाब से जो ब्यूरोक्रेसी को उसमें जोड़ा, वो चिमन भाई ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया था। सर एक आखिरी सवाल, पाटीदार अनामत आंदोलन की बहुत बात हो रही है। जूनागढ़ में भी विसावदर है, केशुभाई पटेल पिछली मर्तबा चुनाव लड़े थे, जीते थे, फिर 2014 में उनका बेटा भरत पटेल हार गया था। और सौराष्ट्र में पाटीदार अनामत आंदोलन का बार बार पॉलिटिकल रेफरेंस आ रहा है, रैलियां हो रही हैं। आज के दिन भी नरेंद्र भाई मोदी की प्राची में रैली है, और तलाजा में उनकी राहुल गांधी की रैली है, और कच्छ में भी ये मुठभेड़ चली, मोरबी में भी हार्दिक पटेल और उनका सबका है। और ऐसे में माधव सिंह सोलंकी का भी बार बार जिक्र आता है कि जब उन्होंने आरक्षण लागू किया था तब यही पाटीदार अनामत का विरोध कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस शहर के आप बुजुर्ग हैं और इतना साहित्य और सब पढ़ा है आपने, ऐसे क्या हालात बदल गए कि 20-30 साल में कि जो समुदाय जमीन पर आरक्षण का विरोध करने के लिए उतरता था, अब वो आरक्षण मांगने के लिए उतर रहा है? मैंने काफ़ी डीप स्टडी तो नहीं किया है, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ये सब इश्यूज़ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मगर अपरेंटली मैं कह सकता हूँ कि ये पाटीदार आंदोलन का मैं जो समझता हूँ वो आर्थिक अनामत की बात है। उसमें जो किसी भी कम्युनिटी के लोग, सोसाइटी के, समाज के, वो जो आर्थिक तौर से पछात है, उसको कुछ आरक्षण मिले, कुछ सहूलतें ज़्यादा मिले, ऐसी कोई बात उसमें जो है बिटवीन द लाइंस, वो सही है। क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये मिलना ही चाहिए। क्योंकि ये जो युवा वर्ग है हमारा, वो काफ़ी परेशानी और उसको ये बहुत सामना करना पड़ रहा है। ये भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ पाटीदार कम्युनिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जो भी गरीब सवर्ण है, ऐसा? वैसे मैं समझता हूँ कि पाटीदार लोग भी ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो हार्दिक पटेल की जो बात है उसमें वो पाटीदार मीन्स वो आंदोलन, पाटीदार आंदोलन कहते हैं, नाम पाटीदार अनामत आंदोलन समिति है। जो बात है, उसका पॉइंट्स जो मुद्दे रखे हैं, उसमें वो सिर्फ पटेल समाज को या पाटीदार समाज को ये आरक्षण दो और दूसरे को मत दो, या तो दिया है उसमें से काट लो, ऐसी कोई बात नहीं कर रही। दूसरों के आरक्षण काटने की तो बात नहीं हो रही। सर गुजरात के मॉडल की बड़ी चर्चा होती है, हमसे लोग पूछते भी हैं फेसबुक लाइव में कि क्या लगता है आपको, गुजरात में विकास है, नहीं है, क्या है? तो हम तो बाहर से आए हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही, जैसे हमारे यहाँ अभी भी बिजली मुद्दा होती है, पर यहाँ मुझे गुजरात में बिजली मुद्दा नहीं दिखी। नहीं, यहाँ विकास तो हुआ है। अच्छा। मगर विकास के बारे में मेरी एक ऐसी सोच है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पक्ष की सरकार हो, विकास करना उसकी फर्ज है, दायित्व है, उसका दायित्व है। उसके लिए तो हम लोग हमारा मताधिकार का उपयोग करते हैं और सरकार चुनते हैं। और सरकार जब बन जाती है तब वो सरकार होती है, वहाँ कोई राजकीय पक्ष का नाम नहीं होता। बिल्कुल, कोई एक राजनीतिक दल या वो नहीं होते, सबकी सरकार होती है। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि भाई ये मैंने विकास किया है, मेरे से विकास हुआ है। मैं जूनागढ़ में मेरी संस्था चलाता हूँ, वो 60 साल पुरानी है, मैं 20 साल से उसका मैनेजमेंट करता हूँ। आज के ज़माने के तौर पर मेरे पास उपलब्धियाँ ज़्यादा है, तो मैं
और ज़्यादा काम कर सकता हूँ। उसका मतलब वो नहीं है कि मैंने किया और मेरे हिसाब से ही हुआ। ये तो 60 साल की एक हिस्ट्री है। वैसे मैं मानता हूँ कि जो ये पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। क्या पॉलिटिकल जो 60 साल में कांग्रेस ने किया और हमने 4 साल में 3 साल में किया, ऐसा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से जो सरकारें बनी उसने कुछ न कुछ उसका दायित्व निभाया है। उसकी जो स्पीड होती है उसमें बदलाव आ सकता है। आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है, साइंस उसका बढ़ा है, तो उसका लाभ हमको सबको मिलेगा। मगर उसमें कोई आई थिंक देयर इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ हैविंग एरोगेंस, जैसे हाँ, नहीं होना चाहिए। वो तो हमारा दायित्व है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ गुजरात का या कुछ भी हूँ तो ये मेरा दायित्व है। मुझे लोग थोड़े कहने आए थे कि नानावटी जी आप ये काम कर दो, आप अगर सरकार में नहीं आओगे, एमएलए नहीं बनोगे तो हमारा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग तो नहीं आए थे। मेरे हिसाब से मैं चुनाव लड़ा, जीता, कुछ मैंने पद प्राप्त किया और मैं काम करता हूँ, तो वो सेवा करने की मेरी जवाबदारी है। चलिए फटाफट कुछ काका लोग यहाँ। क्या नाम है आपका? मैं दिच्छिया तालुकाना हाथाणी गामना कालूभाई शर्मन छूं। कालू भाई, राजकोट जिल्लाનું ગામ છે મારું। राजकोट जिला में। यहाँ क्या आप वही पिंडदान वगैरह करने आए हैं? हाँ, पितृपक्ष। पितृपक्ष में। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आप वहाँ से आए हो? पोस्टमैन ऑफिस। आप भी राजकोट से आए हैं और आप भी नहीं थे। वहीं से आए हैं? आप भी वहीं से आए हैं? तो आपके यहाँ राजकोट में काम हुआ है कुछ विकास का? हाँ, हुआ है। हाँ। क्या काम हुआ है? रोड ना बन्या से, निशाळू ना बन्या से, वीजળી ना बन्या से। रोड बनी है, बिजली आई है, और बीच में क्या बोली दूसरी लाइन काका इन्होंने? क्या कहा? रोड और रोड, बिजली हाँ और અને शिक्षण। शिक्षण के लिए भी हुआ है। हुआ है आपके यहाँ भी? हाँ, तो हमें तो हुआ है, गांव में हुआ है। हाँ गाँव में। पानी की समस्या दूर हुई है? कुछ नर्मदा के बांध का बार बार जिक्र होता है, नर्मदा बांध का पानी पहुंचा है? અમારા ગામનું કેવો છો કે પછી બધા આખા રાજકોટ જિલ્લાનું કે અમારા ગામ પૂરતું, તાલુકા પૂરતું? અમારા ગામમાં નર્મદાનું પાણી જ છે અને એના હિસાબે જ અમારું ગામ ઢોરાવાળો વિસ્તાર છે। તો નર્મદાનું પાણી 2 દિવસ 5 દિવસ લાઈન બંધ રહે તો અમારે મોટે ઢોર માલની મુસીબત થાય। મારા વિસ્તારમાં વધારામાં વધારે માલધારી વિસ્તાર है અમારો। मालधारी विस्तार है। मालधारी यहाँ के गौपालक समाज को बोलते हैं। हाँ शासन गिर में भी उनकी बस्तियां हैं। हाँ मैंने से कई काका लोग मुझे मिले मालधारी समाज के, जिनके पास बहुत अच्छे चांदी के कड़े पहनते थे वो। तो पानी की दिक्कत है आप बता रहे हैं वहाँ? हाँ। पानी की वहाँ दिक्कत है। અને અમારે સારું છે, નર્મદાનું પાણી મળ્યા પછી અમારા ગામડાઓમાં માલધારી ગોપાલક સમાજને બધાને સારું છે, ખેડૂને બધા ટોટલિંગને સારું છે। वो कह रहा है कि नर्मदा का जो पानी आया इससे उसको फायदा हुआ है और जो पानी की जो समस्या थी वो काफी कम हो गई और वो खुश है। वो लोग खुश है। बहुत से और बहुत उसकी बात सही है। हाँ। नहीं, नर्मदा ये तो मतलब जो भाजपा की सरकार है उसके मतलब उसके जिसको बोलते हैं आर्सेनल में जो सबसे मजबूत हथियार है वो यही है कि नर्मदा के पानी से उन्होंने सौराष्ट्र में दूर दूर तक पानी पहुंचाया। हाँ पहले ऐसा कई जगह और पहुंचना है। सोनी योजना का बार बार जिक्र हाँ, भी होता है। जैसे उसके द्वितीय चरण का राजकोट में उद्घाटन जैसे आज ही डैम में पानी आया सोनी योजना में, तो काफी समस्या कम हो रही है। काम हुआ है। काम तो होता ही है, उसमें कोई देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। जो हुआ है दो ध्रुव हैं। एक है जो कहता है सू विकास छू सू गुजरात छू, और दूसरा कहता है विकास गांडियो थयो छे। तो एक कह रहा है कि मैं ही विकास हूं, मतलब पूरी तरह विकास हो गया है, शायद ये अभिप्राय हो। पॉलिटिकल है सब, वो पॉलिटिकल है सब, और दूसरा कह रहा है कि विकास पगलिया गया बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया काका लोगों आपका, हेमंत जी आपका। नरसिंह मेहता की कोई बात जो आप नौजवानों को कहना चाहें, देश को कहना चाहें, आपने उन पर इतना काम किया है। नरसिंह मेहता के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक भक्त कवि जो भक्ति कविता उसने जो उसका सर्जन किया है वो अमूल अनन्य है। कोई संदेश उनका, कोई पद, कोई कवित्व, कोई आप बताएं। उसकी सभी कविताओं में से कुछ न कुछ कुछ न कुछ, मगर वैष्णव जन जैसी मैंने आपको वो बात कही, वैष्णव जन वो विश्व नागरिक संहिता हो सकती है। वो नागरिक संहिता ही है।
उसको वो ऐसे ही उसको एडॉप्ट करना चाहिए और उसका हिंदुस्तान में पूरे देश में, मैं तो चाहता हूँ कि विदेश में भी कर सकते हैं, मगर मेरी ऐसी एक भावना है, परिकल्पना है कि ये वैष्णव जन को हम अलग अलग भाषाओं में, ये जो ग्लोबलाइजेशन की वो सिटीजन चार्टर की जो बात करता हूँ ना, वो बात को हमारी सब रीजनल लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट करवाना है और उसको व्यापक रूप से। नरसिंह मेहता नहाने आते थे वही कुंड, ये तो पता है। क्यों बुला रहे थे आप बार बार, क्या कहना चाहते हैं? नरसिंह मेहता नहाने आते थे वही कुंड है, वो उसको हर दिया था वही मुझ ना जाए बाप जी, उसको भरी बचकम किया था वही मुझ ना जाए बाप जी। कोई क्या कह रहे हैं ये हेमंत जी अभी? अच्छा चलिए ठीक है, हर जगह आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो विमर्श को बिल्कुल खींच के कहीं और ही ले जाते हैं। अभी हम लोगों ने चौक में भी वो एक नज़ारा देखा था, एक भाई आ गए थे और वो कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगे थे। ये सुंदर नज़ारा है जूनागढ़ की शान, ये गिरनार पर्वत। मेरे यहाँ के ललन टॉप के दोस्त बता रहे थे कि शेर भी उतर के कई बार सड़क पे आ जाते हैं। बिल्कुल शेर, ये जो पूरा फॉरेस्ट रेंज है, हाँ, ये वही सासनगीर का विस्तार। सासनगीर तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है जी, मगर लायंस यहाँ तक आ गए हैं। अच्छा, और ये जो पूरी जो गिरनार जो फॉरेस्ट रेंज है उसमें करीब करीब 50-60 लायंस आर ऑलरेडी देयर। तो जब शेर ऐसे सड़क पे आ जाते हैं तो कौतुक पैदा होता है कि डर हो जाता है लोगों में? क्या कैसे? डरता उड़ता नहीं, भाई बता रहे थे कि यहाँ डरता नहीं है कोई शेर से। शेर से डरना भी नहीं चाहिए, शेर से डरना भी नहीं चाहिए। ये मैंने गुजरात आके ही सीखा। ये बहुत सारे लोगों ने बोला कि शेर से डरना। लायन इज अ रॉयल एनिमल। रॉयल एनिमल, बेवजह परेशान नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो जो दीपड़ा कहते हैं यहाँ शेर को, नहीं, हाँ, लेपर्ड, वो भी बहुत है। अच्छा, मगर वो डेंजरस, वो हमला कर देता है। वो दे आर वेरी स्विफ्ट और वो क्या शिकार करके उठा के ले खींच के ले जाता है। तो उसका भी यहाँ काफ़ी है। ये एक्चुअली दिस इज अंडर ये सुरक्षित विस्तार है। हाँ, शानदार विस्तार है। जूनागढ़ के निवासी सौभाग्यशाली हैं कि कुछ ही किलोमीटर का सफ़र करके वो प्रकृति का इतना नयनाभिराम। आपको एक इंटरेस्टिंग बात तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को वहाँ से कहीं भी एक जगह पर वो पोस्ट बनाएंगे और वहाँ से पास लेके या तो आइडेंटिटी कार्ड दिखा के अंदर आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आ गया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन और सब करने के लिए भी काफ़ी वो परमिशन लेनी पड़ती है ताकि वो जो जंगली जानवर हैं उनको दिक्कत ना हो। और इकोलॉजी, नॉट ओनली एनिमल्स, टोटल वन संपदा भी बची रहे। हमारी इकोलॉजी, इको बैलेंस के लिए जरूरी भी है। इको बैलेंस जरूरी है, नरसिंह मेहता का विचार भी जरूरी है। और इसी विचार के साथ हम इस लाइव को खत्म करते हैं। आप देख रहे हैं दी lallantop.com की गुजरात चुनाव यात्रा। गुजरात के समाज के, सियासत के, समय के अलग अलग रंग, अलग अलग शख्सियतों से बातचीत। और इस पूरी मुहिम में हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पार्टनर हैं फेसबुक और हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर हैं कायम चूर्ण। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी। कैमरे के पीछे नरसिंह मेहता के बारे में ज्ञान सुन रहे थे और मुझे पूरा भरोसा है कि अब मेरे प्रति अतिरिक्त सहानुभूति रखेंगे रजत सेन। शुक्रिया। दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।